रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग कर रहे थे। इसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके पर्सन्स होते हैं, इंडिविजुअल, हफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, एलएलपी फर्म एटसेट्रा, उन सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग निकालना होता है। उन सभी की जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन है वो भी अलग अलग तरीके से होती है। सबके लिए अलग अलग रेट प्रिस्क्राइब्ड है, हमने देखा था। हाँ, टाइप ऑफ इनकम वाली है, अगर कोई पर्टिकुलर इनकम जिस पे टाइप ऑफ इनकम के हिसाब से टैक्स लगता है तो वो तो सभी के लिए सेम लगेगा, बट वैसे टाइप ऑफ पर्सन के लिए सभी की रेट्स अलग थी, अलग अलग डिफाइन करी हुई थी। सिमिलरली सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग निकलता है, इन सभी का। इसको ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ मैंने आपको इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। या तो इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होने के लिए उसको कम से कम 182 डेज रहना होगा। आया गया आया गया आया गया, टोटल देखेंगे प्रीवियस ईयर 2021 का। जो लोग नेक्स्ट ईयर का देख रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर का देखेंगे। या फिर कम से कम 60 डेज तो रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में पिछले 4 सालों में 365 डेज रह लो, तो भी आप रेजिडेंट हो जाओगे। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो भी आप रेजिडेंट हो जाओगे। दोनों नहीं हुई तो फिर तो आप बचा ही गया, नॉन रेजिडेंट हो गए। सिंपल इज दैट। यहाँ एक डीम्ड रेजिडेंशियल स्टेटस आया था जो सिर्फ इस बार आया है, उससे पहले नहीं होता था, कि अगर कोई इंसान किसी और टेरिटरी में इनकम टैक्स के लिए लायबल नहीं है, अगर कोई इंसान किसी और टेरिटरी में इनकम टैक्स के लिए लायबल नहीं है और वो इंडिया का सिटीजन है, और वो इंडिया का सिटीजन है जिसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्सेज के अलावा 15 लाख से ज़्यादा है, 15 लाख से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे हम लोग? तो हम उसे रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी और कंट्री में लायबल नहीं है। सर अगर कोई रेजिडेंट होता है तो उसके बाद हम ये भी चेक करते हैं क्या वो आमतौर पर रेजिडेंट है या आमतौर पर रेजिडेंट नहीं है। इसके लिए हम कंडीशन चेक करते हैं आरओआर के लिए। क्या चेक करते हैं? कि वो कम से कम जो है पिछले 7 सालों में 730 डेज उसका स्टे हो, पिछले 10 में से 2 प्रीवियस ईयर में वो रेजिडेंट हो। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो रेजिडेंट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज वो आर एन आर होगा। और ये हम क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि इस व्यक्ति के लिए सारी इनकम टैक्सेबल है, इसके लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है, प्लस फॉरेन इनकम टैक्सेबल है अगर बिजनेस जो है वो इंडिया से कंट्रोल होता है या प्रोफेशन जो है वो इंडिया में सेटअप है। जो नॉन रेजिडेंट है इसके लिए सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल है, दैट्स इट। दैट्स वाई वी आर फाइंडिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस। हाँ, मैंने आपको इसकी कुछ एक्सेप्शन ज़रूर बताई थी कि कुछ केसेस में हम सिर्फ 182 डेज़ की कंडीशन ही चेक करते हैं, जहाँ पर अपने लोग हैं, इंडिया का क्रू मेंबर है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, या फिर बाहर रहता है, इंडिया का सिटीज़न है, इंडियन ओरिजिन है और इंडिया में आ रहा है। इंडियन ओरिजिन का मतलब उसके वो खुद या उसके पापा मम्मी या उसके दादा दादी नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न थे, 1947 से पहले बॉर्न थे, करेक्ट। अब जो आपके बाकी टाइप ऑफ पर्सन है उस केस में, जो भी आपके बाकी टाइप ऑफ पर्सन है उस केस में हम ये नहीं देखेंगे वो कितने दिन इंडिया में रहे, बल्कि अब रेजिडेंशियल स्टेटस देखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे कि हफ के केस में वो रेजिडेंट मानी जाएगी अगर उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो या तो पूरा इंडिया में सिचुएटेड है या पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है। पूरा का मतलब कि फुल 100% इंडिया में कंट्रोल होता है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, कंट्रोल किया जाता है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स किया जाता है, वो सब इंडिया से किया जाता है। या फिर पार्टली इंडिया से किया जाता है, पार्टली बाहर से किया जाता है। तो अगर पार्टली भी इंडिया से किया जाता है तो भी वो रेजिडेंट तो हो गए। नॉन रेजिडेंट एक हिंदू इंडिविजुअल फैमिली तभी होगी जब उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी की पूरी इंडिया के बाहर होगी, पूरी की पूरी इंडिया के बाहर होगी। ये बात क्लियर है आपको? सर एक बात बताइए, ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वर्ड आया है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में होगी तो रेजिडेंट, इंडिया के बाहर होगी तो नॉन रेजिडेंट। सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है मीन्स डायरेक्टिंग पावर एट अ पर्टिकुलर प्लेस विद डिग्री ऑफ परमानेंस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आप बिजनेस जो है हो सकता है इंडिया के बाहर कर रहे हैं, पर उसे आप कंट्रोल इंडिया से कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर इंडिया में है।
राइट, दैट इज व्हाट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज, कि जो डायरेक्ट कर रहा है बिजनेस को, डायरेक्टिंग पावर है, वो जिस प्लेस से करा जा रहा है विद अ डिग्री ऑफ परमानेंस, कि हाँ भाई यहाँ से हम करेंगे, इसको मैनेज करेंगे। अब ऑपरेशन कहीं भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर हो सकते हैं, बट अगर उसकी मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया के अंदर है तो उस केस में वो रेजिडेंट मानी जाएगी, उस केस में वो रेजिडेंट मानी जाएगी। अगर हफ रेजिडेंट है दोस्तों, तो सिर्फ हफ के केस में, बाकी और कितना भी टाइप ऑफ पर्सन हम कर लें उनके केस में कुछ नहीं होएगा। हफ के केस में जो है हम एडिशनल कंडीशंस भी चेक कर रहे हैं। फॉर इट्स मैनेजर इज चेक टू डिटरमाइन वेदर हफ इज ROR और RNOR। मतलब नहीं समझे सर हम, मतलब ये कि भैया इंडिविजुअल तो एक इंसान है, उस इंसान को तो हम देख सकते हैं भैया वो कितने दिन इंडिया में रहा, नंबर ऑफ स्टे कितना है, नंबर ऑफ डेज का स्टे, ज़्यादा रहा तो रेजिडेंट है, कम रहा तो नॉन रेजिडेंट है। पर हफ जो है वो तो एक एंटिटी है, कंपनी एक एंटिटी है, उसका नंबर ऑफ डेज कैसे देखेंगे? वो तो इंडिया में अगर बन गई तो फिर वो रेजिडेंट हो गई हमेशा के लिए, स्टे का तो कोई हिसाब नहीं है। तो इसके लिए इन जगहों पर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखी जाती है। हफ के केस में सिर्फ हम ये करते हैं कि अगर वो हफ रेजिडेंट है तो हम ROR और RNOR भी चेक करते हैं, बट बाकी कंपनी के OP केस में, बाकी जितने भी हैं उनके केस में हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के आगे चेक नहीं करते। हफ में इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो है फैमिली इन्वॉल्व है, एक ही फैमिली है, तो इसीलिए जो है उसमें हम ROR RNOR तक पहुंच सकते हैं। और कैसे पहुंचेंगे वो आपको पता होगा कि हफ में एक कर्ता होता है, कर्ता। जनरली कर्ता ही जो है वो मैनेजिंग पार्टनर होता है, मैनेजर होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कर्ता के अलावा कोई और मैनेजिंग पार्टनर हो या मैनेजर हो। इसका मतलब क्या हो गया? मैनेजर वो है भैया जिसके पास जो है डिसीजन मेकिंग पावर है। तो अगर कर्ता ने किसी को अपनी डिसीजन मेकिंग पावर डेलीगेट कर दी है तो फिर वो बंदा क्या हो गया? मैनेजर हो गया। और अगर करता है बाय डिफॉल्ट, अगर किसी को डेलीगेट नहीं करे तो करता है बाय डिफॉल्ट, करता ही मैनेजर है। तो इस केस में हफ रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है वो तो आपने चेक कर लिया कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से, पर उसके बाद आप मैनेजर की एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे जो आपने इंडिविजुअल के केस में करी थी, कि भैया पिछले 10 में से 2 प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट होना चाहिए और पिछले 7 में से जो है 730 डेज के लिए इंडिया में उसका स्टे होना चाहिए। उस केस में अगर हफ रेजिडेंट है तो हम ये चेक कर रहे हैं, और अगर ये मीट होती है दोनों कंडीशन तो हफ जो है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी। ठीक है सर। अगर बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हफ ROR होगी, अगर नहीं है तो उस केस में हफ रेजिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होगी। सर अगर मान लेते हैं कि हफ नॉन रेजिडेंट ही है तो बात खत्म ना, फिर आगे चेक करने की जरूरत क्या है? क्यों चेक कर रहे हो? ROR है RNOR है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, काम खत्म हो गया। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी? सर हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो बस इसी तरह जो है AOP, फर्म, लोकल अथॉरिटी वाई लगा लेना। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए भी आप ऐसे ही चेक करेंगे कि यदि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसका इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है, और पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो वो नॉन रेजिडेंट है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब समझा दिया, डिसीजन मेकिंग पावर, जहां से डायरेक्ट करते हो भैया ये डिसीजन लेना चाहिए। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज देखते हैं जरा। इंडियन कंपनीज जितनी भी हैं, डेफिनेशन पहले करा चुका हूं फर्स्ट चैप्टर में, इंडियन कंपनी जितनी भी है वो सभी रेजिडेंट होती है। सही बात है सर, कहीं भी कंट्रोल मैनेजमेंट हो, हाँ। बाकी कंपनी जो है इंडियन कंपनी के अलावा वो भी रेजिडेंट हो सकती है अगर उसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उस प्रीवियस ईयर में इंडिया में है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब हो गया जहां पर उसके मोटे मोटे डिसीजन लिए जाते हैं, की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं जो पूरी एंटिटी को चलाने के लिए जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 6 सब सेक्शन 3, यानी कि आप कह सकते हो एक तरह से जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और बिजनेस के की डिसीजन लिए जाते हैं। देखिए बिजनेस में 2 डिसीजन होते हैं, एक होता है डे टू डे ऑपरेशन। अब मान लेते हैं आपकी बाहर की कंपनी है तो बाहर डे टू डे ऑपरेशन के लिए काम होता होगा। अगर बाहर ही बोर्ड मीटिंग हो रही है और की डिसीजन बाहर लिए जा रहे हैं फिर तो दिक्कत नहीं है, बट अगर की डिसीजन इंडिया से लिए जा रहे हैं, बोर्ड मीटिंग इंडिया में हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका कंट्रोल, उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, यानी कि इफेक्टिवली जो मैनेजमेंट जहां से करी जा रही है वो प्लेस इंडिया की है, और उस केस में उसको हम रेजिडेंट मानेंगे। अगर कंपनी रेजिडेंट नहीं है तो उस केस में वो नॉन रेजिडेंट होगी। वेरी वेरी सिंपल। सर रेजिडेंशियल स्टेटस तो आपने सबका देख लिया जितने भी टाइप ऑफ पर्सन है। अब एक बार जो है टोटल इनकम देख लेते हैं। देखिए टोटल इनकम मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं।
इंडियन इनकम जो है वो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है और नॉन रेजिडेंट के लिए भी होती है, और फॉरेन इनकम जो है वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए ही होती है, एंड मोर प्रिसाइजली रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए ही होती है। बट मैंने आपको ये नहीं बताया मेरे दोस्तों कि इंडियन इनकम का मतलब क्या होता है। अरे भाई मतलब तो बता दो भाई हमें, मतलब के बिना कैसे करेंगे। भाई देखो ऐसा है कि इनकम जो इंडिया में रिसीव होती है वो इंडियन इनकम है, ये जिसको मान लेंगे कि वो इंडिया में ही रिसीव हुई है, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो भी इंडियन इनकम है। इनकम जो एक्रू अराइज हुई है ये डीम टू एक्रू अराइज हुई है इन इंडिया, वो भी मान लेंगे इंडियन इनकम है। तो इसका मतलब ये बहुत ही सिंपल सा हो गया, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया जो है, या इनकम एक्रूड और अराइज इन इंडिया और डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, वो भी आपका जो है इंडियन इनकम है। अब आप मुझे पूछेंगे सर ये इसका मतलब क्या है, रिसीव्ड का मतलब क्या है और एक्रूड का मतलब क्या है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, रिसीव्ड का मतलब क्या है और एक्रूड का मतलब क्या है, ये ज़रा समझना जरूरी है। मान लेते हैं कि आपने कहीं पर काम किया, तो जहाँ पर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो कहीं ना कहीं उस सर्विसेज के बदले आपको पैसे मिलेंगे। अब अगर ये सर्विसेज आपने इंडिया में प्रोवाइड करी है तो इसका मतलब जो इससे इनकम जनरेट हो रही है वो इंडिया में जनरेट हो रही है, यानी इंडिया में एक्रू हो रही है, अराइज हो रही है। जो भी आपने चीज़ करी उससे जो इनकम आ रही है वो इंडिया में अराइज हो रही है, तो दैट मीन्स एक्रूड अराइज इंडिया में है। अगर ये इंडिया में हो गया एक्रू अराइज, तो रिसीव आप यूएसए में कर लो, यूएसए का बैंक अकाउंट नंबर दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो इंडियन इनकम हो जाएगी। वो इंडियन इनकम हो जाएगी। प्लस रिसीव्ड का मतलब क्या है, जहां आपकी इनकम फर्स्ट टाइम रिसीव होती है उसे बोलते हैं प्लेस ऑफ रिसिप्ट। मान लेते हैं कि आपने जो है यूएसए में काम किया, यूएसए में सर्विसेज दी, यूएसए में इनकम एक्रू हुई, अराइज हुई, आपने उसको यूएसए के बैंक अकाउंट में डाला, आप ही का बैंक अकाउंट है, तो यानी कि इनकम यूएसए में रिसीव हो गई। आप इसको यूएसए से इंडिया में ले आए, तो इंडिया में भी आपका बैंक अकाउंट हो सकता है, उसमें आप ले आए, तो आप कहेंगे अब तो ये इंडिया में आ गई। आंसर इज नो। जहां पहली बार रिसीव हुई वही रिसिप्ट चेक करते हैं हम, उसके बाद तो रेमिटेंस बोलते हैं। यूँ मान लीजिए कि आपके पास एक एचडीएफसी बैंक का बैंक अकाउंट है, एक आईसीआईसी बैंक का बैंक अकाउंट है, किसी ने आपने ट्यूटरिंग सर्विसेज दी, आपको पैसा एचडीएफसी बैंक अकाउंट में आ गया, आप इस बैंक अकाउंट से यहाँ डालते हैं, तो क्या आपकी ये भी इनकम है और यहाँ पर गया पैसा यही वाला ये भी इनकम है? क्या दो दो बार टैक्स लगाएंगे क्या? आपने 1 लाख रुपए कमाए लेते थे और वही आपने यहाँ से ट्रांसफर कर दिए, ये मान लो 50,000 ट्रांसफर कर दिए, तो इस बैंक में 1 लाख है, 50,000 यहाँ ट्रांसफर कर दिए, दोनों में 50-50 हो गई। तो क्या 1 लाख यहाँ रिसीव है वो भी इनकम और 50,000 यहाँ ट्रांसफर करे वो भी इनकम? दी आंसर इज नो। जहां आप फर्स्ट टाइम रिसीव कर रहे हैं वही रिसिप्ट हम चेक करते हैं, बाकी तो रेमिटेंस होती है, एंड रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल, इज नॉट टैक्सेबल जी। आपने यूएसए में इनकम कमाई, यूएसए में आप टैक्स देंगे, अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो फिर आप उसे इंडिया में अगर भेज भी देंगे अपने पेरेंट्स के पास अपने बैंक अकाउंट में, उस पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि वो इनकम मानेंगे ही नहीं ना इसको। आपने बाहर कमाया, बाहर आपने इसको रिसीव करा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जी। आप अगर रेजिडेंट थे तो आप डेफिनेटली इंडिया में भी टैक्स देंगे, यूएसए में भी देंगे, क्योंकि इंडियन इनकम हो जाएगी। बट उसमें आपको जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं जो है रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर जो है बातें दे रखी है। क्लैरिफिकेशन, एक क्लैरिफिकेशन आई है। ये क्लैरिफिकेशन का मतलब है कि आप उसको नोटिफिकेशन नहीं बोल सकते, बट एक चीज़ों को जो है थोड़ा सा बेहतर बताने की कोशिश करी गई है। और क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये कहते हैं कि कुछ नॉन रेजिडेंट सी फेरर होते हैं जो कि अपना शिप लेकर निकल जाते हैं, सेलर्स होते हैं, हु रेंडर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, डेफिनेटली इंडिया के बाहर जाएंगे, इंडिया के बाहर सर्विसेज देंगे, बट रिसीव सैलरी इन एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट ऑफ इंडियन बैंक, हिज सैलरी इनकम वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। ये क्या बोल दिया सर? जब भी आप इंडिया के बाहर जाते हैं और आप नॉन रेजिडेंट होते हैं, उस केस में आप इंडियन बैंक जो है, इंडिया का जो बैंक है, उसमें बैंक अकाउंट नहीं रख सकते हैं। हावेवर जैसे मैंने बताया कि यूएसए से आप इंडिया में अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, वो बैंक अकाउंट स्पेशल बैंक अकाउंट होते हैं। एक होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एक होता है एनआरओ अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑपरेशन करके कुछ होता है, एनआरओ अकाउंट। तो एनआरई एनआरओ, एनआरई एनआरओ। एक अकाउंट आपका होता है भाई जिसमें आप सिर्फ जो है पैसा बाहर का डाल के रखते हैं,
और उसमें इंडियन इनकम का कोई पैसा रिसीव नहीं होता है। और दूसरा बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप इंडियन इनकम का भी पैसा रिसीव करें, वो डाल सकते हैं और बाहर वाले भी डाल सकते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये चेक लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने। एनआरई और एनआरओ क्या होता है, मैं आपको आईसीआईसी बैंक की वेबसाइट पर दिखाता हूँ, मेरे साथ देखिएगा। ये देखो, एनआरई अकाउंट वो अकाउंट है जो नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है खुलवाता है अपनी फॉरेन अर्निंग को डालने के लिए। हालांकि एनआरओ अकाउंट जो है उसमें वो इंडियन अर्निंग भी डाल सकता है, राइट। तो ये जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे रखा है, बाकी डिटेल जो है आप ज़रूर पढ़िएगा। तो हमने कहा कि अगर किसी ने एनआरई अकाउंट खुलवाया जिसमें वो बाहर की अर्निंग डालता है, अब क्योंकि डायरेक्टली पैसा इंडियन बैंक अकाउंट में रिसीव होगा, बट अगर इंडियन बैंक के एनआरई अकाउंट में डायरेक्टली पैसा रिसीव हो रहा है जो सिर्फ उसने फॉरेन इनकम के लिए ही रखा है, उसमें डॉलर्स में रख सकते हैं ऐसा है, तो उसे हम जो है टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज़ अ नॉन रेजिडेंट, प्लस ही इज़ अर्निंग अ फॉरेन इनकम दैट इज रिसीव्ड not in foreign but received in the NRE account in India, but that account is only for receiving the foreign income. फॉरेन इनकम रखने के लिए ही यूज़ होता है। तो ये क्लैरिफिकेशन देकर बेनिफिट दिया है। सर फॉरेन इनकम कौन सी होती है? फॉरेन इनकम एक्चुअली में तो वो होती है जो इंडिया के बाहर ही एक्रू हुई, इंडिया के बाहर ही रिसीव हो गई है, तो वो सिर्फ जो है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है। प्लस रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल हो सकती है अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है। जैसे मैंने सिंपल सा बताया यार, आपका इंडिया में एक बिजनेस है, वो बिजनेस जो है सर्विसेज दे रहा है, कहाँ पर? यूएसए में। तो ये क्या हो गई, इनकम बाहर एक्रू हो रही है, यूएसए में सर्विस देने से इनकम एक्रू हो रही है, बाहर ही रिसीव हो रही है, आपका अकाउंट बाहर है, पर क्योंकि कंट्रोल यहाँ से किया जा रहा है तो इसके लिए है तो फॉरेन इनकम ही, क्योंकि बाहर एक्रू हुई, बाहर रिसीव हो गई, बट ये इनकम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। और जो सर RNOR और ROR होते ही नहीं, या तो सिर्फ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होते हैं, तो भैया नहीं होगी टैक्सेबल। बता तो दिया मैंने, नहीं होगी, क्योंकि फॉरेन इनकम है ना सर। फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेजिडेंट, बट यस जहाँ पर ROR RNOR का कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल और हफ में, वहाँ पर RNOR के लिए हो सकती है अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल किया जाता है, प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आइए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। रिसिप्ट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। यूएसए में सैलरी पहली बार रिसीव हुई, बैंक अकाउंट है, उसके बाद वो उसको एचडीएफसी बैंक में ले आया, तो वो उसकी इनकम यूएसए में ही रिसीव मानी जाएगी। एक्रू का मतलब है जब आपका राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश हो जाता है, जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हैं, सैलरी पर हैं, तो जैसे जैसे दिन बाय दिन आप वहाँ पे काम करते हैं उतने दिन की सैलरी आपकी एक्रू हो जाती है, ड्यू नहीं होती। एक्रू होने के बाद महीना खत्म होता है, फिर ड्यू होती है, उसके बाद रिसीव होता है। तो ऐसे जो है कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी अगर एक इनकम एक बार इनकम टैक्स में टैक्सेबल हो गई तो उसके बाद उसे दोबारा टैक्सेबल नहीं बनाएंगे। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी अगर इनकम एक्रूड बेसिस पे आपने टैक्सेबल कर दी, इनकम टैक्स का प्रोविजन कहता है एक्रूड है तो टैक्सेबल कर दो, तो क्या उसको मैं दोबारा टैक्सेबल कर दूंगा? क्या मैं उसको रिसिप्ट बेसिस पे दोबारा टैक्सेबल कर दूंगा? द आंसर इज नो। एक बार टैक्सेबल हो गई एक इनकम तो उसको दोबारा टैक्सेबल नहीं करेंगे। सर एक बात बताइए, यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, इनकम जो इंडिया में रिसीव हो रही है जो समझ में आता है, एंड इनकम जो इंडिया में मान ली जाएगी रिसीव हुई है वो भी इंडियन इनकम मानी जाती है, तो भैया ये इनकम कौन सी होती है जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है? सेक्शन नंबर 7। कुछ इनकम को मान ही रहे हैं कि जो इंडिया में रिसीव होगी, जो कि हम सैलरी के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इसमें काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपको मैं अलग चैप्टर में कराऊंगा, जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, जो कंट्रीब्यूशन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से इन पेंशन स्कीम, यह अमाउंट ट्रांसफर करी जाती है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। सर ये क्या है पूरा कॉन्सेप्ट? देखिए वैसे तो इसमें चेंज आने वाला है, इसमें ना एक चेंज आने वाला है, RPF अकाउंट और ये सब में चेंज आने वाला है, बट सिंपल सा एक आपको चीज़ समझा देता हूँ। ये एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर के काम कर रहा है, तो एम्प्लॉयर इसको सैलरी देगा, प्लस कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि प्रोविडेंट फंड वगैरह होते हैं जिसमें एम्प्लॉय का कुछ हिस्सा चले जाता है और एम्प्लॉयर का कुछ हिस्सा वहाँ पे चले जाता है और जमा होते रहता है। एम्प्लॉय जब रिटायर होगा या बाद में निकालने का कोशिश करेगा तो उसको पैसा मिल जाएगा जॉब छोड़ने के बाद, बट ऐसे ऐसे जमा होते रहता है। तो अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, मैं यहाँ पर 12% नहीं बोलूँगा, चेंजेस आ गए हैं, 9.5% नहीं बोलूँगा, चेंजेस आ गए हैं, परसेंटेज की जगह टोटल लिमिट लगा दी है, तो उसके हिसाब से यहाँ भी अमेंडमेंट हो जाएगा। बट सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर जो PF वगैरह में पैसा देते हैं ना एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा, तो कुछ लिमिट तक तो एग्जेम्प्टी होता है, तो उसको तो आप मान भी लो डीम टू बी रिसीव्ड, क्या फ़र्क पड़ेगा, उतना तो एग्जेम्प्टी होता है। उससे ज़्यादा का पोर्शन जो है उसको हमेशा ही मानेंगे कि वो इंडिया में रिसीव हुआ है, इंडिया में रिसीव हुआ है।
हो सकता है आपने बाहर सर्विसेज दी हो, कोई बात नहीं, बाहर पैसा रिसीव हुआ, कोई बात नहीं, बट अगर एम्प्लॉयर का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है, आरपीएफ में आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो आपका माना जाएगा इंडिया में ही रिसीव हुआ है। सिमिलरली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पेंशन स्कीम में डाल रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक होती है सेक्शन 80 सीसीडी की पेंशन स्कीम, या फिर आप अनरिकॉग्नाइज पीएफ से रिकॉग्नाइज पीएफ में डाल रहे हो, तो वो सबका सब क्या होगा, वो सबका सब इंडिया में रिसीव हुआ ऐसा माना जाएगा। समझ रहे हो आप, इंडिया में रिसीव हुआ है माना जाएगा। आखिरी कॉन्सेप्ट करते हैं कि इनकम जो इंडिया में एक्रूअराइज हो रही है वो तो समझ में आ गई, बट कुछ इनकम ऐसी है जो मान ली जाएगी इंडिया में डीम टू एक्रूअराइज है। सेक्शन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर हमने कर लिया तो हमारा पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता लग जाएगा भैया कौन बंदा रेजिडेंट है, कौन नहीं है, किसके लिए क्या टैक्सेबल होता है, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 1 है, एक करके पढ़ेंगे। सैलरी पेबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, मतलब हो सकता है कि कोई बाहर का बंदा इंडिया में आकर, बाहर की कंपनी का बंदा इंडिया में आके सर्विसेज रेंडर करे और चले जाए, उसको सैलरी बाहर ही मिलेगी, कंपनी भी बाहर की है, बट उसने जो सर्विसेज रेंडर करी उसके लिए अगर उसे सैलरी मिली है तो वो हमेशा डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया मानी जाएगी। कि मानो या ना मानो भैया ये इनकम तो इंडिया में ही डीम टू एक्रूअराइज हुई है, और उस इनकम पर तो इंडिया में टैक्स देना होगा क्योंकि वो इंडियन इनकम है, भले ही वो बंदा नॉन रेजिडेंट हो, क्या फ़र्क पड़ेगा। सैलरी जो गवर्नमेंट पे कर रही है अपने सिटीजन को फॉर द सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया, ये क्या हो गया सर, ये तो अजीब कॉन्सेप्ट आ गया। आप कह रहे हो सर्विस इंडिया में रेंडर करो, ड्यू टू एक्रूअराइज इन इंडिया है, फिर कह रहे हो कि अगर गवर्नमेंट का कोई बंदा जो है वो इंडिया के बाहर भी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, वो भी ड्यू टू एक्रूअराइज इन इंडिया है। द रीजन इज वाई, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट किसी को बाहर भेज रही है तो गवर्नमेंट का जो यहाँ पर फंड्स वगैरह जा रहे हैं वो तो इंडिया के ही फंड्स हैं, और उन्हीं फंड से पेमेंट करी जा रही है। और इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर तभी भेजा होगा, जैसे कि मान लो कि आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएफएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो बाहर जाते हैं, गवर्नमेंट ने पैसा देती है, तो गवर्नमेंट जो बाहर सर्विस रेंडर करने के पैसा दे भी रही है तो वो गवर्नमेंट अपने लिए उन्होंने भेजा, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा होगा, उस सैलरी को भी आप डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया ही मानेंगे। साथ में जो अलाउंस परक्यूसिड है जो ऊपर गवर्नमेंट दे रही है वो सभी एग्जेम्प्ट होते हैं, जो भी इंडिया के बाहर। एक्स्ट्रा बात बता दी, सेक्शन 10 जो है एग्जेम्पशन का सेक्शन है, उसके क्लॉज 7 या सब सेक्शन 7 में लिखा है कि जो इनकम इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है अलाउंस परक्यूसिड की, और वो गवर्नमेंट पे कर रही है, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट होती है। साथ में डिविडेंड इनकम जो इंडियन कंपनी दे रही है इंडिया के बाहर, तो क्योंकि वो इंडियन कंपनी है, उसने इंडिया में पैसा कमाया, उसने इंडिया में पैसा कमाकर उस पर टैक्स दिया, अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो डिविडेंड की इनकम अगर किसी ने बाहर वाले ने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है तो उसको बाहर वो मिलेगी इनकम, बाहर उसको डिविडेंड रिसीव होगा। वो कहेगा भाई मैंने तो अपने यूएसए में बैठे बैठे किसी इंडियन कंपनी में पैसा डाल दिया, मुझे डिविडेंड मिल गया यूएसए के अंदर ही, कंपनी इंडियन है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, टैक्सेबल होगा आपके लिए, वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट और अ पर्सन हु इज अ रेजिडेंट है, कोई रेजिडेंट बंदा है, कोई रेजिडेंट बंदा है, उसने गवर्नमेंट को पैसा दिया होगा और गवर्नमेंट उस पैसे का इंटरेस्ट पे कर रही है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने उस पैसे को इंडिया में ही लगाया होगा क्योंकि गवर्नमेंट अपनी है, और इसीलिए मान के चल रहे हैं कि इनकम जो है ड्यू टू एक्रूअराइज इन इंडिया होगी। ये सभी सारे जो सेक्शन है ये सेक्शन नंबर 9 में गिवन है, तो 9(1) में गिवन है, तो ये जो है उसके क्लॉजेज हैं, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2, 3, 4, 5, तो ऐसे कर है, समझ गए आप। नाउ कम्स द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आपको सारे पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है यहाँ पर कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट बोरो करता है मनी और उसको यूज करता है बिजनेस या प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया, मतलब कि एक इंसान है, ये एजम्पशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत कॉमन एजम्पशन बता रहा हूँ कि अगर रेजिडेंट ने पैसा बोरो करा है तो हम मानेंगे वो उसको इंडिया में लगाएगा, अगर नॉन रेजिडेंट ने पैसा बोरो किया है तो हम मानेंगे कि वो उसको अब्रॉड में लगाएगा, ये एजम्पशन है। तो अगर आपने रेजिडेंट को पैसा दिया है तो मानेंगे कि उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो आपकी इंडियन इनकम होगी क्योंकि उसने इंडिया में ही लगाया होगा। अगर नॉन रेजिडेंट को पैसा दिया तो मानेंगे वो इंडिया के बाहर लगाएगा और जो इनकम आपको वो इंटरेस्ट पे करेगा एक तरह से वो इंडियन इनकम नहीं होगी, ये मानेंगे। वो डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया नहीं होगी, ये मानेंगे। अब रिसीव इंडिया में हो गई तो भी इंडियन इनकम हो ही सकती है ना, मैंने आपको बताया कोई भी दोनों में से एक कंडीशन हो गई तो हो ही सकती है। तो हम सिर्फ डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे? अगर आप नॉन रेजिडेंट को पैसा देते हैं तो मानेंगे बाहर लगाएगा, रेजिडेंट को देंगे हम मानेंगे इंडिया में लगाएगा। बट अगर इसका रिवर्स हो गया मेरे भाई कि रेजिडेंट को दिया, रेजिडेंट ने बोरो किया और उसने पैसा जो है इंडिया के बाहर लगा दिया, तो उस केस में ये डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया नहीं होगी। नॉन रेजिडेंट को पैसा दिया, उसने इंडिया में लगा दिया, तो मेरे को जो इंटरेस्ट देगा ना
तो मैं मानूंगा जो इंटरेस्ट ये कमाया है ना इसने, ये जो पैसा को इन्वेस्ट करा है ना, क्योंकि इंडिया में कर दिया तो उससे जो इंटरेस्ट मेरे को रिसीव हो रहा है वो डीम्ड टू एक्वायर्ड रेजिडेंट इंडिया होगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। बट इस कॉन्सेप्ट में जो है एक यहाँ ट्विस्ट है। इसमें क्या है, यहाँ जो मैंने ये नॉन रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी जो है ये वाला पॉइंट डालता है। ये कहते हैं कि नॉन रेजिडेंट अगर मनी बोरो कर रहा है और उसको सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन के लिए अगर वो यूज़ करेगा इंडिया में, तभी जो है उस बोरोइंग से इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा उसको डीम्ड टू एक्वायर्ड रेजिडेंट इंडिया मानेंगे, और जो रिसीव करेगा उसके लिए वो इंडियन इनकम होगी। जो रिसीव करेगा उसके लिए इंडियन इनकम होगी सर। अगर नॉन रेजिडेंट बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज़ करेगा तब। सर अगर रेजिडेंट बोरो करता है मनी को और उसको यूज़ करता है फॉर अर्निंग एनी इनकम आउटसाइड इंडिया, रेजिडेंट को दिया है तो मानेंगे इंडिया में लगाएगा, बट अगर उसको वो इंडिया के बाहर करता है किसी भी काम के लिए तो भैया वो डीम्ड टू रेजिडेंट इंडिया नहीं होगा। बट अगर हम नॉन रेजिडेंट को दे रहे हैं और वो सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन के लिए इंडिया में लगा रहा है, तभी मानेंगे कि इनकम डीम्ड टू रेजिडेंट इंडिया है। ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, पहले समझ में नहीं आया था। पहले तो मैंने आपको जो सिंपल सा बताया यही कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बट अब जो है ट्रिक आपको समझ में आ गई। इसीलिए एग्जाम्पल देके समझाया कि अगर नॉन रेजिडेंट ए मनी बोरो करता है बी से और उसको इंडियन कंपनी के शेयर्स में लगाता है, यानी कि वो इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहा, प्रोफेशन नहीं कर रहा, सिर्फ इंडियन कंपनी के शेयर्स में लगा रहा है, तो ए ने बोरो करी मनी किससे, नॉन रेजिडेंट बी से, तो नॉन रेजिडेंट ए जो है वो इंटरेस्ट पे करेगा। द आंसर इज यस। तो क्या वो इंटरेस्ट डीम्ड टू एक्वायर्ड रेजिडेंट इंडिया होगा? आप मुझे बताइए, क्या वो इंटरेस्ट डीम्ड टू एक्वायर्ड रेजिडेंट इंडिया होगा? कई लोग खो गए हैं तो मैं उन्हें बता दूं, दोबारा से बता दूं कॉन्सेप्ट। भाई हम जनरली ये मानते हैं कि नॉन रेजिडेंट को अगर हमने पैसा दिया है, अब किसी ने भी दिया हो, हमें क्या मतलब, नॉन रेजिडेंट दिया हो, रेजिडेंट दिया हो, किसी ने भी दिया हो, हमने नॉन रेजिडेंट को पैसा दिया है तो वो इंडिया के बाहर लगाएगा, ये हम मानते हैं। अगर इंडिया के बाहर लगा रहा है तो डेफिनेटली उससे आने वाला इंटरेस्ट डीम्ड टू एक्वायर्ड रेजिडेंट इंडिया नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस इंटरेस्ट का जो सोर्स है, वो जो पैसे को लगाया है वो है, और वो इंडिया के बाहर लगाया है। बट अगर इस नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में प्लस बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए पैसा लगाया और फिर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उस केस में माना जाएगा, उस केस में माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कि ये इनकम डीम्ड टू एक्वायर्ड रेजिडेंट इंडिया है। यहां पर इसने जो है नॉन रेजिडेंट ए ने बोरो किया, किससे बोरो किया, मुझे नहीं लेना देना, उसने इस पैसे को लगाया शेयर्स में, ना कि बिजनेस या प्रोफेशन में, उसने इन्वेस्ट करा है। अब जो ये नॉन रेजिडेंट ए बी को इंटरेस्ट पे करेगा, अपनी ही जेब से करेगा, कैसे भी करे हमें मतलब नहीं है, वो इंटरेस्ट जो है ना वो डीम्ड टू एक्वायर्ड रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। बट इंडियन कंपनी में जो मिस्टर ए ने पैसा लगाया, अगर उसे डिविडेंड मिलेगा तो डेफिनेटली नॉन रेजिडेंट ए के लिए वो डिविडेंड इनकम तो डीम्ड टू एक्वायर्ड रेजिडेंट इंडिया मानी जाएगी। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? पूरी चीज को समझने की कोशिश करिए ना। नॉन रेजिडेंट ए ने नॉन रेजिडेंट बी को, नॉन रेजिडेंट बी ने नॉन रेजिडेंट ए को पैसा दिया, इसने जो है इंडियन कंपनी के शेयर्स में लगाया, तो ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है ये डीम्ड टू एक्वायर्ड रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि इसने बिजनेस में नहीं लगाया, तो ये इसकी इनकम होगी जी, इंटरेस्ट की इनकम जो है। और जो इंडियन कंपनी से डिविडेंड आएगा वो नॉन रेजिडेंट ए की इनकम होगी, तो वो तो हमेशा ही डीम्ड टू एक्वायर्ड रेजिडेंट इंडिया होगा सर, इंडियन कंपनी है। तो ये आपको क्लैरिटी इन माइंड चाहिए कोई भी चीज़ को समझने के लिए। चलिए बात करते हैं रॉयल्टी की। रॉयल्टी और टेक्निकल फीस की बात करते हैं। दो ऐसी चीज़ें हैं, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस, जिसको समझने के बाद आपका लगभग जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको बता दूं। कभी भी आप किसी को अपना राइट यूज़ करने के लिए देते हैं तो उसके बदले आपको रॉयल्टी मिलती है। जैसे कई बार होता है कि बुक ऑथर होते हैं, उन्होंने बुक लिखी, तो बुक लिखकर वो अपना जो है सब चीज़ें बेचते नहीं है, वो सिर्फ राइट बेचते हैं कि आप जितनी कॉपी सोल्ड करेंगे उसका हमें जो है रॉयल्टी मिलेगा, हर कॉपी पे हमें पैसा मिलेगा। दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। एंड टेक्निकल फीस यू ऑलरेडी नो, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करने के बदले जो फीस मिलती है उसको टेक्निकल फीस बोलते हैं। यहाँ पर सेक्शन 9 में जो डीम्ड टू एक्वायर्ड रेजिडेंट इंडिया का कॉन्सेप्ट है, उसके सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 क्लॉज 6 में लिखा है, लगता है मैंने इसमें आई डाल दिया है, 1 होगा, 1 होगा ये। उसमें लिखा है कि अगर रॉयल्टी पे करी जा रही है बाय गवर्नमेंट तो वो हमेशा ही डीम्ड टू एक्वायर्ड रेजिडेंट इंडिया होगा। क्यों होगा? क्योंकि गवर्नमेंट अगर रॉयल्टी पे करे तो उस गवर्नमेंट ने कुछ सर्विस आपसे ली होगी ना, तभी तो बदले में रॉयल्टी दे रही है, तो वो सर्विस इंडिया में ही लगाई होगी, ये मानेंगे क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट है। तो जो आपको रॉयल्टी पे करी जाएगी अगर गवर्नमेंट दे रही है तो वो आपकी डीम्ड टू एक्वायर्ड रेजिडेंट इंडिया मानी जाएगी। प्लस अगर आपको किसी रेजिडेंट से रॉयल्टी रिसीव हो रही है तो मानेंगे कि वो रेजिडेंट इंडिया में ही लगाएगा, जो भी चीज़ आपने उसको दी है वो इंडिया में ही लगाएगा। बट अगर वो रॉयल्टी पे कर रहा है फॉर यूजिंग योर राइट प्रॉपर्टी या इन्फॉर्मेशन, जिसके लिए भी रॉयल्टी पे कर रहा है, फॉर मेकिंग
और अर्निंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, फॉर अर्निंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। आपने जो भी दिया उससे वो इंडिया के बाहर इनकम कमाने के लिए अगर वो यूज कर रहा है तो फिर उस केस में जो रॉयल्टी आपको वो देगा उसे हम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सब जगह वही लगता है। सिमिलरली अगर रॉयल्टी जो है एक नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है आपको, तो हम मानेंगे हमने नॉन रेजिडेंट को जो भी दिया होगा राइट वो उसने इंडिया के बाहर ही लगाया होगा, तो नॉन रेजिडेंट जो हमको दे रहा है रॉयल्टी वो डीम टू एक्रू रेजिडेंट नहीं होगा। बट अगर नॉन रेजिडेंट उस इंफॉर्मेशन राइट प्रॉपर्टी जो भी है उसको वो इंडिया में इनकम अर्न करने के लिए यूज कर लेता है हमारी चीज को, तो फिर जो हमारी रॉयल्टी इनकम है वो डीम टू एक्रू रेजिडेंट इंडिया मानी जाएगी। तो ये तीन कंडीशन जो है, सेम तीन कंडीशन जो है यहाँ पर लगती है टेक्निकल फीस के लिए। सेम 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 मैनेजरियल कंसल्टेंसी टेक्निकल सर्विस जो है गवर्नमेंट से आ रही है तो डीम टू एक्रू रेजिडेंट इंडिया है, रेजिडेंट से आ रही है तो डीम टू एक्रू रेजिडेंट इंडिया है। बट अगर वो बाहर करेगा तो नहीं है। नॉन रेजिडेंट से आ रही है तो नहीं है, बट अगर वो इंडिया में एक्रू करने के लिए, इंडिया में अर्न करने के लिए यूज करेगा उस पर्टिकुलर हमारी टेक्निकल सर्विस को, तो फिर है डीम टू एक्रू रेजिडेंट इंडिया है। ये कॉन्सेप्ट है सर। सर रॉयल्टी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेटेंट करते हैं कुछ इन्वेंशन डिज़ाइन कुछ सीक्रेट फार्मूला होता है, मैकडी का जैसे है, कोको कोला का जो है फार्मूला है, ट्रेडमार्क कई बार होता है, किसी का ब्रांड नेम होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, कोई प्रॉपर्टी है हो सकती है, ट्रांसफ़र करते हैं आप राइट लाइसेंस फॉर एनी कॉपी राइट, कोई भी जो आपका वर्क है, आपका आर्टिस्टिक वर्क है, पेंटिंग हो सकती है, पेंटिंग किसी को देना चाहते हैं उसके राइट देना चाहते हैं डिस्प्ले करने के लिए, साइंटिफिक हो गया, लिटरेरी वर्क हो गया, फिल्म है, फिल्म के भी राइट्स दिए जाते हैं, वो भी क्या है वो इंटेंजिबल एसेट है, उसमें भी कॉपीराइट आता है। कोई कॉपी नहीं कर सकता तो कॉपीराइट करवाना पड़ता है, तो उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं आप, वो भी है, उसके लिए भी रॉयल्टी पे की जाती है। अगर आप अपना पेटेंट इन्वेंशन डिज़ाइन किसी को देंगे आगे तो उसके लिए रॉयल्टी आप ले सकते हैं। प्रोसेस इंक्लूड्स ट्रांसमिशन बाय सैटेलाइट, यस सैटेलाइट के थ्रू यहाँ से ऊपर अपलिंकिंग होगा, उसके बाद एम्पलीफाई करेंगे, साउंड थोड़ा सा धीरे हो जाता है, एम्पलीफाई करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे फॉर डाउन लिंकिंग और नीचे ट्रांसमिशन होगा, या केबल ऑप्टिक फाइबर से होगा। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी है ना, DTH की टेक्नोलॉजी लगी हुई है, ये आपका मोबाइल DTH की टेक्नोलॉजी लगी हुई है, तो ये सब जो हो रही है ऊपर से नीचे जो डेटा आ रहा है उसका जो प्रोसेस है पूरा, उसको भी यूज़ करने के लिए जो है पैसा दिया जाता है, तो वहाँ भी रॉयल्टी देनी पड़ सकती है, ये बताया गया है। तो ये रॉयल्टी का मतलब होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ बिफोर वी एंड टुडेस क्लास। एक एक्सेप्शन दे रखी है, एक्सेप्शन का मतलब कि इस केस में जो है डीम टू एक्रू रेजिडेंट इंडिया नहीं मानी जाएगी। कौन से केस में नहीं मानी जाएगी सर? जहाँ पर कोई नॉन रेजिडेंट मैन्युफैक्चरर है, इंडिया के बाहर मैन्युफैक्चरर है, मान लेते हैं चाइना में है, वो जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर दे रहा है, या कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दे रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो रॉयल्टी होती है वो सॉफ्टवेयर की होती है। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करते हैं, कोई लाइसेंस यूज़ करते हैं, उसके बदले जो पैसा देते हैं वो रॉयल्टी होता है। अगर आपने विंडोज़ परचेज करी है, तो कोई भी सर्विस परचेज करी है, आवाज़ एंटीवायरस अगर आपने लाइसेंस लिया तो वो जो बदले में पैसा जाएगा वो रॉयल्टी होती है। बट अगर आपने हार्डवेयर के साथ आपको सॉफ्टवेयर रिसीव हो गया और आप उसकी एक इकट्ठे पेमेंट कर देते हैं, एक बार से पेमेंट कर छुटकारा पा लेते हैं कि भैया ये मैं हार्डवेयर खरीद रहा हूँ, अब अंदर आपने सॉफ्टवेयर डाला हो, मैं इकट्ठे पेमेंट कर रहा हूँ, तो एक तरह से वो परचेज ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा रेदर देन टेकिंग एनी सर्विस। तो उस केस में जो है हम उसको डीम टू एक्रू रेजिडेंट इंडिया नहीं मानेंगे, ठीक है ना। अगर हम सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, डेफिनेटली उस केस में हम उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बाहर वाले बंदे से, नॉन रेजिडेंट से ले रहे हैं और इंडिया में यूज़ कर रहे हैं और बदले में उसको पैसा दे रहे हैं, तो वो रॉयल्टी है, वो रॉयल्टी है। बट हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर आ गया, उसको यहाँ पर छूट दी गई। जैसे आप समझ लो कि MI का फ़ोन आ गया, पोको X2 आ गया, अगर कोई बाहर से चाइना से फ़ोन आया, फ़ोन में सॉफ्टवेयर भी तो है, तो वो हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर आ रहा है, उसका आप एक प्राइस पे कर रहे हैं, तो उस केस में उसे रॉयल्टी नहीं मानते। बट अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर ले रहे हैं और वो लाइसेंसिंग है कि आपको हर बार देना पड़ेगा, वहाँ कहीं ना कहीं जो है वो आपका डीम टू एक्रू रेजिडेंट इंडिया मानी जाती है। डीम टू एक्रू रेजिडेंट इंडिया का एक रह गया सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 का 1 आपको याद होगा, यहाँ पर मैंने आपको 2 से कराया, 2, 3, 4, 5, 6 कराया, पर मैंने आपको 1 नहीं कराया। ये जो 1 है दोस्तों, ये हम अभी नहीं करेंगे, ये 1 है, इसमें चेंजेस हैं, इस 1 को हम अभी नहीं करेंगे, काफ़ी चेंजेस आए हैं, इसे हम बाद में करेंगे। इसका मैं एक वीडियो ब्लैंक छोड़ने वाला हूँ और कुछ भी लगा दूंगा उसमें, उसको मत देखना, बाद में अपडेट हो जाएगा जब आपकी नई बुक आ जाएगी ना, तब मैं आपको ये नोट्स भी अमेंड करके दूंगा इसका, और हम इसको जो है ढंग से करेंगे। फिर एक इसका स्टडी मटेरियल भी करेंगे, तो 2 वीडियोज़ आने वाले क्लासेस में, 2 वीडियोज़ आपके ब्लैंक लगने वाले। स्टडी मटेरियल आएगा तब ये वाला कॉन्सेप्ट कराऊंगा, इसमें बहुत चेंजेस आए हैं, और जो आपके कोर्स में सिर्फ उतना ही कराया जाएगा, सारा नहीं कराया जाएगा, ठीक है सर। और भी कुछ इनकम होती है डीम टू एक्रू रेजिडेंट इंडिया, उसे हम बाद में करेंगे, बट अभी हम नेक्स्ट क्लास से जो है हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे।
यानी अगले 2 वीडियो के बाद हम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।